ठीक सर, शॉर्ट में ही खींचेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का एसके ज्ञान ज्योति के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के क्लास में हम लोग यूजी सेमेस्टर 1 का यूनिट फर्स्ट यानी आपका जो पेपर है ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन में हम लोग को बहुत सारे टॉपिक को पढ़ने होंगे। इसमें से एक पार्ट है आपका कि भूगोल की प्रमुख शाखाएं। आखिर भूगोल जो हम लोग विषय पढ़ते हैं इसकी कौन कौन सी शाखाएं, इसी के बारे में हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। तो एग्जाम में अक्सर यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है कि भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है, विस्तार पूर्वक लिखें। कि आपका लॉन्ग यानी दीर्घोत्तरी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूगोल की प्रकृति, अर्थ एवं विषय क्षेत्र का वर्णन करें। तो प्राकृतिक और विषय क्षेत्र तो हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर किया था, ठीक ना। लेकिन बचा हुआ उसमें एक पार्ट वो कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो है टॉपिक वो है कि भूगोल की प्रमुख शाखाएं। यदि हम भूगोल की बात करें तो भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि हम लोग को साइंस और आर्ट्स दोनों की चीजें पढ़नी होती है। तो दोनों की चीजें पढ़नी होती है तो उसी अनुसार इसको हम लोग कई अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से यानी अध्ययन को आसान बनाने के लिए, ताकि अध्ययन करने में हम लोग को सुविधा हो, उसकी आसानी के लिए हम लोगों ने इसको, या फिर जो हम लोग बोल सकते हैं हमारे जो भूगोलविद रहे उन्होंने इसे कई शाखाओं में व्यक्त किया है। ठीक है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम भूगोल की मेन ब्रांचेज की बात करें, जो जो सबसे बड़ी शाखाएं वो दो ही शाखाएं हम लोग देखने को मिलती है। पहला भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। इन्हीं दोनों भूगोल से ही सारी शाखाओं का निर्माण हुआ है। यदि हम भौतिक भूगोल की बात करें तो भौतिक भूगोल हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जितने प्रकृति से रिलेटेड चीजें हैं, सारी चीजों का अध्ययन हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। दूसरा है कि सिद्धांत, जैसे कि बहुत सारे सिद्धांत हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं। तो उस सिद्धांत को जब पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौगोलिक चिंतन। क्या कहते हैं, भौगोलिक चिंतन। ये जो आपका अभी जो हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये आपका भौगोलिक चिंतन का ही पार्ट है। कहाँ का पार्ट है, भौगोलिक चिंतन का ही पार्ट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भौगोलिक चिंतन का पार्ट कौन है जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगला आता है मानचित्र एवं भू सूचना। देखिए, भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मानचित्र के अध्ययन के बिना अधूरा है। यदि आप मानचित्र का अध्ययन नहीं करते हैं और भूगोल को पढ़ते हैं तो आपकी अधूरी शिक्षा हो जाएगी, क्योंकि इसमें सारे खेल किसका होता है, मैप का होता है। यदि आप किसी भी क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं, वहां के किसी भी चीजों के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको वहां के मैप के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात आता है कि जब किसी भी क्षेत्र में हम लोग किसी भी चीजों का अध्ययन कर लेते हैं तो उस सारी चीजों को एक अच्छे तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से दर्शाने के लिए हम लोग को किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो वहां के मैप की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं, या फिर इंडिया की भौगोलिक विशेषता के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि भारत के उत्तर में क्या है, पूरी की पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला है। उत्तर मध्य में क्या है, मैदान है। फिर दक्षिण में क्या है, पठार है। पश्चिम में क्या है, मरुस्थल है। और फिर समुद्र तटीय मैदान देखने को मिलते हैं, द्वीप समूह मिलते हैं। ये सारी चीजों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो क्या करते हैं कि इंडिया के मैप के ऊपर में सारा दर्शाते हैं। ये क्या हो गया, आपका मानचित्रण एवं भू संरचना, भू सूचना। दूसरी बात आता है कि अक्सर अभी हम लोग को यदि किसी भी अनजान जगह पे जाना होता है, किसी अनजान शहर हो सकता है, गांव हो सकता है, या फिर कोई भी प्लेस हो सकता है जहां कि आप कभी पहले नहीं गए हैं, वहां जाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना फोन निकालते हैं, गूगल में खोलते हैं, वहां लोकेशन को डाल देते हैं कि आज हमको इस लोकेशन पे जाना है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो लोकेशन के थ्रू आप डाल के उस स्थान तक, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं, तो इसके पीछे जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस किस में आता है, तो मानचित्रण एवं भू सूचना में आता है। किसमें आता है, मानचित्रण एवं भू सूचना में। इसी का एक पार्ट है आपका मानचित्र कला। क्या है, मानचित्र कला। जैसे हम लोगों ने जितने भी मानचित्र हैं, चाहे आपका वाल मैप हो, या फिर क्या कहते हैं जो सैन्य मानचित्र हो गया वो मानचित्र, एटलस का मानचित्र हो, या फिर जितने तरह के मानचित्र हो। आपको हम पहले बताए कि यदि हम भूगोल का अध्ययन करते हैं, मानचित्र का ज्ञान नहीं है, तो फिर अधूरा जो अध्ययन है वो क्या हो जाता है, अधूरा हो जाता है। तो ये जो मानचित्र कला है, इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, किसमें, मानचित्र एवं भूविज्ञान में। दूसरा है सुदूर संवेदन। क्या है, सुदूर संवेदन। जैसे कि हम लोग अपना
जब सैटेलाइट मैप ऑन करते हैं तो कहाँ पे रोड है, कहाँ पे बिल्डिंग है, कहाँ पे क्या है, वो सारी चीजें हम लोग को उसमें दिखाई पड़ता है। तो कैसे दिखाई पड़ता है? तो हमारे जो क्या कहते हैं आसमान है, या फिर बोल सकते हैं जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में क्या है, उपग्रह है। क्या है, हमारे अंतरिक्ष में क्या छोड़ा गया है, उपग्रह छोड़ा गया है। उस उपग्रह में क्या लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, जो कि हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। वो सारी सूचना हम लोग को प्रोवाइड करता है। ये क्या हो गया, सुदूर संवेदन। अगला आता है जीआईएस। क्या आता है, जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी जितने तरह के हम लोग डाटा का उपयोग करते हैं, जितने तरह के डेटा का उपयोग करते हैं, सारे डेटा का जो अध्ययन किया जाता है वो जीआईएस में किया जाता है। आगे आपका मानव भूगोल। क्या है, मानव भूगोल। तो कितने पार्ट हो गए भूगोल के? यदि हम भूगोल की शाखा की बात करें तो कितना, चार प्रमुख, कितना, चार। पहला क्या हो गया, भौतिक भूगोल। दूसरा सिद्धांत। तीसरा मानचित्र एवं भू सूचना। और चौथा आपका हो गया मानव भूगोल। क्या हो गया, मानव भूगोल। अब आइए हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। जैसे पहला भी हम बात करें भौतिक भूगोल की, इसकी बात करें भौतिक भूगोल की, तो भौतिक भूगोल हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? भौतिक भूगोल, भौतिक मतलब प्राकृतिक चीजों के बारे में। किसके बारे में, प्राकृतिक चीजों के बारे में। जैसे पहला है भू आकृति विज्ञान, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। शब्द से ही स्पष्ट है, भू आकृति विज्ञान। भू मतलब क्या, धरती या पृथ्वी। ठीक है, भू आकृति विज्ञान यानी ऐसा विज्ञान, ऐसा सब्जेक्ट जो हम लोग को पृथ्वी के बारे में अध्ययन कराता है। जब हम लोग पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं कि ज्वालामुखी क्या होता है, या कैसे आता है, भूकंप कैसे आता है, पृथ्वी की संरचना कैसी है, प्लेटें गति किस प्रकार करती है, ये सारी चीजों का अध्ययन जब हम लोग करते हैं, टोपोग्राफी का निर्माण किस प्रकार होता है, अपरदन क्या है, निक्षेपण क्या है, अनक्षादन क्या है, ये सारी तमाम जितने भी चीजें आपको बताए, ये सारी तथ्यों का जब हम लोग जिस जिस विषय में अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है भू आकृति विज्ञान। क्या कहा जाता है, भू आकृति विज्ञान। आगे समुद्र विज्ञान। नाम से ही स्पष्ट है, समुद्र विज्ञान। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओशनोग्राफी। क्या कहते हैं, ओशनोग्राफी। समुद्र विज्ञान में क्या आता है कि समुद्र से रिलेटेड जितने भी चीजें होती है, जैसे ज्वार भाटा के बारे में, प्रवाल के बारे में, महासागरीय जल धाराओं के बारे में, महासागरीय लवणता के बारे में, समुद्री स्थलाकृतियों के बारे में, या फिर जो समुद्र में जो एक्वाकल्चर होता है उसके बारे में। तो जितने चीजें हमारे समुद्र से रिलेटेड है, यानी जितने चीजें सागर महासागर से रिलेटेड है, तो उसमें हम लोग किसमें अध्ययन करते हैं, उससे किसमें अध्ययन करते हैं, तो करते हैं समुद्र विज्ञान में। कहाँ पे करते हैं, समुद्र विज्ञान में। आगे जलवायु विज्ञान। क्या है, जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान जिसे हम लोग इंग्लिश में क्लेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लेमेटोलॉजी। जलवायु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जितने भी वायुमंडल से संबंधित घटनाएं होती है, हमारे वायुमंडल से संबंधित घटनाएं जितने होती है, जैसे वर्षा, चक्रवात, तूफान, आंधी, जितने भी वायुमंडल से रिलेटेड, आपका हिमपात हो गया, ठीक ना, उसके बाद वज्रपात हो गया, सर्दी गर्मी, ये सब क्या है, क्लाइमेट जलवायु, ये सब क्या है, ये सारी वायुमंडलीय घटना ही है। क्या है, वायुमंडलीय घटना है। इस सारी चीजों का ऐसे सब्जेक्ट जिसमें हम लोग वायुमंडल से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो उसे कहा जाता है जलवायु विज्ञान। क्या कहा जाता है, जलवायु विज्ञान। आगे मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। मृदा विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, मृदा। नाम से स्पष्ट है, मृदा विज्ञान अर्थात ऐसा विज्ञान या ऐसा सब्जेक्ट। आपको हम पहले बताए कि ज्योग्राफी जो है ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कि साइंस का भी पोर्शन पढ़ना पड़ता है, और जितने भी आपका सोशल साइंस का पोर्शन है उसको भी पढ़ना होता है। दोनों का एक समावेशन है भूगोल। तो मृदा विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, मिट्टी, मिट्टी की रंग, प्रकृति, प्रकार, इसके वितरण, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ठीक ना। फिर उसमें जो मिट्टी की अम्लता होती है, जो क्षारीयता होती है, मिट्टी के गुणों के बारे में, या फिर कोई ऐसे मिट्टी है जिसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है। तो ये सब चीजों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, जिस विषय में अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है मृदा विज्ञान। आगे खगोल विज्ञान। क्या है, खगोल विज्ञान, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में क्या पढ़ते हैं, तो जितने हमारे खगोल से संबंधित घटनाएं होती है, जैसे
सूर्यास्त, सूर्योदय, उसके बाद आपका जैसे कि जितने भी ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, धूमकेतु हो गए, ये सब चीजें, फिर पृथ्वी का जो निर्माण बोल सकते हैं किस प्रकार हुआ, ये सारे सिद्धांत जिसमें हम लोग पढ़ते हैं उसे कहा जाता है खगोल विज्ञान। क्या कहा जाता है? खगोल विज्ञान। नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह इत्यादि चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आपको भौतिक भूगोल के बारे में पता चल गया होगा कि जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़ना है। यदि आप सभी ने पिछले कक्षाओं में, जैसे यदि बात करें 6 से लेकर 12 तक, जो स्टूडेंट 6 से लेकर 12 तक आर्ट्स पढ़े होंगे, यानी आर्ट्स जैसे कि ज्योग्राफी जो पढ़े होंगे, जिसके सब्जेक्ट में ज्योग्राफी होगा, जैसे कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो 11 12 में ज्योग्राफी पढ़े होंगे, या फिर जो जितने स्टूडेंट चाहे साइंस के रहे हो, आर्ट्स के रहे हो, कॉमर्स के रहे हो, तो उन्होंने तो 6 से लेकर 10 तक तो पढ़े होंगे ज्योग्राफी। तो 6 से लेकर 10 तक ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो यदि आप उसको, या फिर जो बच्चे 6 से लेकर 12 तक पढ़े होंगे ज्योग्राफी, अब आप परिकल्पना कीजिए कि हमने जितना भी स्टडी किया, क्या इस सब के बारे में स्टडी हम लोग को करने को मिला था? जहां आप यदि भू आकृति विज्ञान के बारे में पढ़े होंगे, भू आकृति विज्ञान के बारे में पढ़े होंगे, तो वो किसका पार्ट है? भौतिक भूगोल का पार्ट है। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि आप सभी नाइन्थ टेंथ जो है वो आपका पूरा का पूरा वो भौतिक भूगोल ही है। यानी वहां हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? इंडियन ज्योग्राफी को। मानव भूगोल का भी कुछ पार्ट आता है, जैसे कि जनसंख्या वगैरह, लेकिन अधिकांश पार्ट जो है उसमें आपका किसका है? तो आपको भौतिक भूगोल का है। यदि 11 12 की बात करें तो 11 12 में भी आपको ये सेपरेट चीजें दिखाई पड़ेंगी कि भौतिक से 12th की बात करें तो 12th 11th में आपका पूरा भौतिक भूगोल है, यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, तो आपका 11th का हो गया। 12th की बात करें तो संसाधन का जितने भी चैप्टर आपके आते हैं तो वहां मानव भूगोल के मूल सिद्धांत एक अलग सब्जेक्ट है। तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में आपको ये सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे कि भू आकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, अभी खगोल विज्ञान क्या है। तो आई होप आपको भौतिक भूगोल के पार्ट के बारे में समझ आ गया होगा कि आखिर जब हम लोग भौतिक भूगोल की बात करें तो हमारे माइंड में आना चाहिए कितने? 1 2 3 4 5, यानी पांचों का पांचों यूनिट हमारे दिमाग में आना चाहिए जैसे हम भौतिक भूगोल की बात करें। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको हम एक वर्ड बोले कि गुलाब जामुन, जैसे आपको हम गुलाब जामुन बोले तो आपके माइंड में आ गया, अच्छा गुलाब जामुन देखने में हल्का काला, स्वाद मीठा, किससे बनता है? तो ये खोआ से बनता है, ठीक ना। क्या आपकी गुलाब जामुन सुनते ही आपके मन में नमकीन का स्वाद आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन पता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आपको हम भौतिक भूगोल की बात करें तो आपको मानव भूगोल का सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए इसके माइंड में, ठीक ना। आपके माइंड में कितना आना चाहिए? कि 5 यूनिट आना चाहिए, भू आकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, खगोल विज्ञान, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, अगला है सिद्धांत, यानी सैद्धांतिक भूगोल। यानी जैसे हम जब सिद्धांत की बात करें तो भूगोल में हम लोग बहुत सारे थ्योरी को पढ़ते हैं, बहुत सारे थ्योरी को पढ़ते हैं कि कौन से विद्वान ने कौन से सिद्धांत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यदि कहीं पे आज शहर बसा हुआ है तो उस शहर के बसने के पीछे बसने के पीछे कौन से सिद्धांत जिम्मेदार है, ठीक नहीं। ये सारे सिद्धांत, अभी बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं जिसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? तो भौगोलिक चिंतन में पढ़ते हैं। भूगोल एक सब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार सामने आया? क्या जैसे आज हम सभी भूगोल का अध्ययन करते हैं तो प्रारंभ में भी क्या ऐसे ही सब्जेक्ट थे? नहीं थे, ऐसे ही सब्जेक्ट नहीं थे। यदि हम पहले की बात करें तो पहले के जो वैज्ञानिक थे या फिर पहले के जो भूगोलविद थे वो क्या करते थे कि सारे, यदि यदि आप पढ़े होंगे तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। जब आप भौगोलिक चिंतन पढ़ेंगे ना तो आपको हेरोडोटस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे अल-बरूनी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी सारी चीजें रही है, प्लेटो के बारे में पढ़ने होंगे, जिसका की योगदान राजनीतिक शास्त्र में है, ठीक ना। तो पहले जो थे विद्वान वो क्या करते थे, या फिर जो दार्शनिक थे उसको सारे सब्जेक्ट का नॉलेज था। वो कुछ चीजें जब अध्ययन करते थे उसमें लिख देते थे। धीरे 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 चीजें बदलती गई और बहुत संघर्ष के बावजूद आपका द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भूगोल एक स्वतंत्र विषय के रूप में विश्व के सामने उभरा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हम लोग भूगोल के विकास के क्रम के बारे में अध्ययन करते हैं तो कहाँ अध्ययन करते हैं? भौगोलिक चिंतन में। तो दो दो शाखाएं क्लियर हो गया। तीसरा है आपका मानचित्रण एवं भू सूचना। मानचित्रण एवं भू सूचना की बात करें
तो जितने भी डेटा हम लोग को देखने को मिलते हैं, जितने भी डेटा देखने को मिलते हैं या फिर जितने भी हम लोग मानचित्र के बारे में अध्ययन करते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो जब इसके बारे में अध्ययन करते हैं या फिर जो आपका पृथ्वी पर के जितने भी मैप वगैरह जब बनाए जाते हैं या फिर जो सैटेलाइट है इसके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो वो आपका मानचित्रण एवं भू सूचना में आता है। ठीक है, अब इसमें 3 यूनिट मुख्य है जिसमें आपका मानचित्र कला यानी कार्टोग्राफी को पढ़ते हैं। जब आप सभी का प्रैक्टिकल होगा कॉलेज में तो वहां पे आपके सर मानचित्र के बारे में पढ़ाएंगे कि कैसे हम लोग मानचित्र को बनाते हैं। ये जो मानचित्र हम सभी देखते हैं या फिर जो बना हुआ हम लोग जो खरीदते हैं, ये मानचित्र कैसे बना, कौन सा प्रक्षेप है, उस सब के बारे में कहाँ अध्ययन करते हैं, तो ये आपका मानचित्र कला में करते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कार्टोग्राफी। आगे है आपका सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग। अभी हम लोग यहाँ पृथ्वी की सतह पे हैं या फिर आपका कहीं पे कोई खेल का मैदान है या फिर और कहीं कुछ है, तो वहां यदि आप मैप के थ्रू निकालते हैं कि चलिए कोलकाता का प्रमुख स्टेडियम कौन सा है, जब ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं तो कहाँ मैप खोलते हैं, क्या खोलते हैं, मैप खोलते हैं। मैप जब खोलते हैं तो आपको स्टेडियम का इमेज मिल जाता है, आपको डायरेक्शन मिल जाता है कि कैसे पहुंचना है। ये सारी चीजें कैसे हुई, ये सारी चीजों के पीछे जिम्मेदार है आपका रिमोट सेंसिंग। ऊपर में सैटेलाइट है अंतरिक्ष में, और सैटेलाइट क्या करता है, यहाँ पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे पेड़ पौधे की बात करें, जिसकी बात करें, जिसका मैप आपको चाहिए उसका वो इमेज यानी फोटो खींचता है। इमेज सेंसर के द्वारा, कैमरा के द्वारा इमेज इकट्ठा करता है और वहां से कनेक्टेड होता है अंतरिक्ष स्टेशन। फिर अंतरिक्ष स्टेशन से जो आपका सुपर कंप्यूटर लगा होता है उस कंप्यूटर वहां से कनेक्टेड होता है और उस कंप्यूटर से हम लोग को आखिरी डाटा प्रोवाइड किया जाता है विभिन्न एप्लीकेशन के द्वारा। ठीक है, ये काम हम लोग पढ़ते हैं मानचित्र एवं भू सूचना में। आगे है मानव भूगोल। मानव भूगोल मानव भूगोल वर्तमान समय में भूगोल का एक या फिर बोल सकते उभरता पार्ट है। क्या है, उभरता हुआ पार्ट है। जैसे कि मानव की आवश्यकताएं होती जा रही है वैसे मानव ने भूगोल का विस्तार करते जा रहा है, यानी भूगोल का जो ब्रांचेज है उसमें विस्तार करते जा रहा है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जब हमें सीमित आवश्यकता होती है तो हम लोग सीमित संसाधनों का उपयोग करते हैं। जब धीरे धीरे हमारी आवश्यकता बढ़ती है तो हम लोगों ने भी क्या करते हैं कि संसाधनों का उपयोग ज्यादा करने लगते हैं। जैसे कि आपको गर्मी लग रहा है तो आपने शुरू में घर में क्या लगवाए, पंखा लगवाए, क्या लगवाए, पंखा। लेकिन आपका मन वहां से नहीं भरा, नहीं पंखा से काम नहीं चलेगा, एसी लगाया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, एसी लगाते हैं। ये क्या है, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है। ठीक उसी प्रकार जब भूगोल का हम लोग अध्ययन करते हैं या फिर जितने भी भूगोलविद रहे उन्होंने जब भूगोल का अध्ययन किया तो उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई, मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गई और उसी अनुसार भूगोल का विस्तार, भूगोल की शाखा में विस्तार हमें देखने को मिलता है। यदि मानव भूगोल की बात करें तो इसका पहला शाखा है संसाधन भूगोल। क्या है, संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल जैसे कि क्लास 10th में या फिर क्लास 8 में इसके बारे में आपने पढ़े होंगे कि नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, ये सब क्या है, ये सब सारे संसाधन भूगोल के अंदर। जब हम लोग संसाधन का बात करते हैं, जब संसाधन के बारे में अध्ययन करते हैं तो भूगोल के कौन से पार्ट में अध्ययन करते हैं, तो मानव भूगोल के अंतर्गत जो संसाधन भूगोल है वहां पे अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में किस चीजों का अध्ययन किया जाता है, तो आर्थिक क्रियाकलापों का। कौन से क्रियाकलापों का, आर्थिक क्रियाकलापों का। जैसे मनुष्य क्या करता है, खेती करता है, उद्योग धंधे स्थापित करते हैं, फैक्ट्री फैक्ट्री मतलब उद्योग धंधे लगाते हैं, या फिर जितने भी सेवा क्षेत्र जैसे बैंकिंग वगैरह ये सारी चीजें, या फिर आपका खनन का काम हो गया। ठीक ना, तो जितने आर्थिक क्रियाकलाप बने जिससे मनुष्य को क्या आए, मानव को पैसा आए, क्या है, पैसा आए। तो जब हम लोग आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं या आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन करते हैं वो कहाँ करते हैं, आर्थिक भूगोल में। जैसे हम लोग 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक ना, चतुर्थक पंचक तक भी हम लोग को देखने को मिलता है लेकिन मुख्य 3 होता है, लेकिन ऐसे विस्तार 5वीं तक होता है। ठीक है, अक्सर यदि आपको 3 देखने को मिलेंगे, प्राथमिक क्रिया जो कि कृषि से रिलेटेड होता है, द्वितीय क्रिया जो कि आपका उद्योग धंधे से रिलेटेड होता है, तृतीय क्रिया में क्या आता है, जितने भी आपके सेवा क्षेत्र आते हैं तृतीयक में आते हैं। ठीक है, चतुर्थ में क्या आते हैं, तो चतुर्थ में बड़े बड़े संस्थान जो कि नीति नियम लागू करते हैं, नीति नियम लागू करते हैं। जैसे कि बात करें
आपका संसद की बात करें या फिर विधानमंडल की बात करें, तो ये सब किसमें आता है? चतुर्थक में आता है। पंचक में क्या आता है कि पंचक में बड़े-बड़े जो नीति निर्माण करते हैं या फिर जो बड़े-बड़े डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, उसमें आता है। जैसे आईआईटी वगैरह, आईआईएम वगैरह, ठीक ना? नासा का बात करें या फिर आपका इसरो का बात करें, तो ये सब पंचक में आता है, ठीक है? अगला है कृषि भूगोल। क्या है? कृषि भूगोल। जब हम लोग कृषि के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन से प्रकार की कृषि की जा सकती है, ठीक है? उसके बाद कृषि का क्या पैटर्न है, कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है, फसलों के कितने प्रकार हैं, तो ये सारी चीजें या फिर कृषि में कृषि की क्या समस्याएं हैं, कृषि को कैसे बेहतर बनाया जा सके, यानी जितने भी चीजें कृषि से रिलेटेड आपका आता है, वो सारी चीजों का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? तो कृषि भूगोल में करते हैं, ठीक है? आगे है औद्योगिक भूगोल। क्या है? औद्योगिक भूगोल। नाम से ही स्पष्ट है, औद्योगिक भूगोल यानी उद्योग धंधे की बात करेंगे। जब हम लोग उद्योगों के बारे में बात करते हैं, क्या एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी से, क्या कोई भी उद्योग कहीं भी हम लोग स्थापित कर सकते हैं? आपका जवाब आएगा हाँ या नहीं? नहीं। इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि औद्योगिक किसी भी उद्योग को जब हम लोग स्थापित करते हैं, तो उसके पीछे बहुत से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। क्या वहां से बाजार नजदीक है, वहां से परिवहन नजदीक है, उसके बाद क्या जो रॉ मटेरियल आएंगे या फिर कच्चे माल जो आएंगे, क्या नजदीकी क्षेत्र वहां उपलब्ध है, ठीक है? अब जैसे हम लो एस की बात करें, कोई एक ऐसा इंडस्ट्री है जो जैसे कि लो एस इंडस्ट्री में स्थापित करना चाहते हैं, क्या लो एक्स इंडस्ट्री हम यूपी में स्थापित कर सकते हैं? आपका आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में लो एस का जो भंडार है वो नहीं है। क्या है? नहीं है। यदि उसी उद्योग का बात हम छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में करें, तो वो आसानी के साथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां उसके लिए लो एस आसानी से आ जाएगा। ईंधन चाहिए, ईंधन भी आ जाएगा, जैसे कोयला वगैरह। उसके बाद जल की आवश्यकता चाहिए, तो नदी तो काफी है, स्वर्णरेखा है, आपका दामोदर है, ठीक है ना, बराकर है, तो नदी नदी का जल भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। यही कारण है कि आपको भारत में अधिकांशतः लो एस का जो उद्योग है, वो आपको छोटा नागपुर क्षेत्र में ही, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ही देखने को मिलेंगे। इसीलिए हम लोग छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? रूर प्रदेश कहते हैं, ठीक है? तो औद्योगिक भूगोल में क्या पढ़ते हैं? उद्योग से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं कि कौन से उद्योग को कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए या फिर इसके पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। आगे अवसंरचना भूगोल। क्या है? अवसंरचना भूगोल। अवसंरचना भूगोल में क्या पढ़ते हैं कि किसी भी, जैसे कि जब कहीं पे बड़ा सा कोई एयरपोर्ट बनाना होता है या फिर डैम बनाना होता है या फिर हॉस्पिटल बनाना होता है या फिर कॉलेज स्कूल कुछ भी बनाना होता है, तो सबसे पहले उसका क्या किया जाता है? एक सर्वे किया जाता है। क्या किया जाता है? सर्वे किया जाता है। तो सर्वे जब किया जाता है, तो उसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखने के बावजूद अंततः उस प्रोजेक्ट को वहां क्या किया जाता है? तो वहां लॉन्च किया जाता है। तो ये सारी चीजें के पीछे क्या जिम्मेदार है? तो डिसीजन जिम्मेदार है, ठीक है? तो जब हम लोग अवसंरचना भूगोल का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे सिद्धांतों को अध्ययन करते हैं, सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं कि कौन सी अवसंरचना, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर को कहाँ पे डेवलप किया जाए। जैसे कोई डैम की बात करें, तो डैम कहाँ बनेगा? जो कोई नदी नदी क्षेत्र होगा वहीं बनेगा ना। नदी क्षेत्र में भी क्या, जहाँ पे जनसंख्या का बसाव होगा वहां बनेगा कि नहीं? जो क्षेत्र ऐसे जो पहाड़ी एरिया है, जहां से नदी पहाड़ी एरिया से गुजर रही है, जहां पे मानव का बसाव उतना अधिक नहीं है, जहां पे कि किसी भी संसाधन की क्षति ना हो, वहां हम लोग उसका निर्माण करते हैं। तो ये सारे क्या है? ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना भूगोल के अंतर्गत आता है। आगे जनसंख्या भूगोल। क्या है? जनसंख्या भूगोल। जब हम लोग जनसंख्या से रिलेटेड बात करते हैं, इससे रिलेटेड, जनसंख्या से रिलेटेड बात करते हैं कि जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, प्रवासन क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, ये सारी तमाम चीजें जब हम लोग जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं, किसकी, कौन से राज्य या फिर कौन से देश की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, कम हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तमाम जितने भी कारक के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो कहाँ करते हैं? जनसंख्या भूगोल में, ठीक है? अगला है अधिवास भूगोल। क्या है? अधिवास भूगोल, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी। क्या कहते हैं? सेटलमेंट ज्योग्राफी। यदि आप सभी 12th में जिसका ज्योग्राफी रहा होगा, तो वहां आपको ये चीजें देखने को मिले होंगी। प्रकीर्ण बस्तियां क्या है, रेखीय रेखीय पैटर्न क्या है,
अभिकेंद्रीय पैटर्न क्या है, ये सारे आपको वहां देखने को मिलेंगे। जब अधिवास में हम लोग बात करते हैं तो जनरली यदि लोग रहते हैं तो कहाँ रहते हैं, या तो शहर नहीं तो गांव में। दो ही क्वेश्चन हो सकता है, या तो शहर नहीं तो गांव में। तो अधिवास भूगोल के भी दो पार्ट होते हैं, अधिवास ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। ठीक है। अगला आता है पर्यटन भूगोल। हम मानव की आवश्यकताएं आपको बताएं पहले कि दिन प्रतिदिन क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो हम लोगों ने क्या करते हैं, हम लोग घूमना पसंद करते हैं, जगह जगह पे जाके अच्छी अच्छी चीजों को देखना पसंद करते हैं, प्रकृति का मजा लेना चाहते हैं। ठीक ना। तो जब प्रकृति के बारे में, प्रकृति का जितने भी बोल सकते हैं टूरिस्ट प्लेस है या फिर मानव निर्मित जितने भी टूरिस्ट प्लेस है, जब उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, पर्यटन भूगोल। क्या कहते हैं, पर्यटन भूगोल। आगे परिवहन भूगोल। क्या है, परिवहन भूगोल। परिवहन मतलब आना जाना, आना जाना, इसमें यातायात बोल सकते हैं। तो परिवहन के बारे में जब अध्ययन करते हैं कि परिवहन के कौन कौन से संसाधन है, कहाँ पे किस परिवहन संसाधन का विकास किया गया है, या फिर कहाँ पे कौन से परिवहन संसाधन को विकास किया जाना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो कहाँ करते हैं, परिवहन भूगोल के अंतर्गत। ठीक है। अगला व्यापार भूगोल। क्या है, व्यापार भूगोल। जब हम लोग किसी भी चीजों को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो उस वस्तुओं को या फिर उस सामान को हम लोग को बेचने की आवश्यकता पड़ती है। कहीं ना कहीं मार्केट में ले जाकर हम लोग को बेचना होता है। आजकल ई कॉमर्स कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, जितने भी ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये व्यापार कर रहे हैं। आपको अमेरिका में जो सामान बन रहा है वो आपके घर तक पहुंच रहा है, जो सामान जापान में बन रहा है वो आपके घर तक पहुंच रहा है। ये क्या है, ये व्यापार ही है। जब इस सब चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं कि किस वस्तुओं का व्यापार किस प्रकार किया जाना चाहिए, कहाँ किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, तो ये सारी चीजों के बारे में, या फिर कौन कौन सी ऐसी नीति है सरकार के द्वारा या फिर अंतरराष्ट्रीय जो आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन की, जैसे डब्ल्यूटीओ की बात करें या फिर जितने भी संगठन है, तो उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं व्यापार भूगोल। अगला है सैन्य भूगोल। क्या है, सैन्य भूगोल। जब सेना जब सेना कहीं जाता है तो उसके पास मानचित्र होता है, उसी मानचित्र को देखते हुए उस स्थान पे पहुंच जाता है। जैसे कि जब सेना को ट्रेनिंग दिया जाता है तो सबको मानचित्र के बारे में अध्ययन कराया जाता है, मानचित्र को कैसे देखा जाए। यदि मान लिया जाए कि लद्दाख में युद्ध हो रहा है, लद्दाख में युद्ध हो रहा है और आपको नॉलेज के बारे में पता नहीं है कि कौन से प्लेस पे युद्ध हो रहा है और कैसे पहुंचना है, क्या जहाज से क्या कहते हैं आपके हेलीकॉप्टर से पहुंचे या फिर पैदल जाके पहुंचे या फिर क्या कहते हैं जो ट्रक वगैरह या फिर जितने भी गाड़ियां सेनाओं की होती है, सेना लोगों की, उसके द्वारा पहुंचे। ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसे कहा जाता है सैन्य भूगोल। अगला है राजनीतिक भूगोल। क्या है, राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में क्या पढ़ते हैं, तो जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किस किस देश के साथ लगती है, या फिर भारत को कितने राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है, किस राज्य के अंतर्गत कितने जिले हैं, कितने प्रखंड हैं, कितने पंचायत हैं, कितने गांव हैं, कितने पोस्ट ऑफिस है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो वो कहाँ करते हैं, राजनीतिक भूगोल में। आगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल में हम लोग मनुष्य के इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल में मानव कैसे पृथ्वी पर आया, यानी मानव के विकास से लेकर आज वर्तमान में जो मानव की स्थिति है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि पहले मानव क्या थे, एक आदि मानव थे, आदि मानव के रूप में रहते थे, जंगल वगैरह में रहते थे, गुफा में रहते थे, कच्चे मांस खाते थे। या फिर मानव की अलग अलग प्रजातियां सब जगह पाई जाती है। जैसे आप चाइना के लोगों को देखोगे तो आपको कद में नाटे दिखे पड़ेंगे, नाक चपटे होंगे, आंख धसा हुआ रहेगा। ये सब क्या है, फिर आप जब अफ्रीका के लोगों को देखेंगे आपको लंबे दिखाई पड़ेंगे, काले दिखाई पड़ेंगे। अफ्रीका की बात छोड़िए, भारत में ही यदि आप सिक्किम के लोगों को देखिएगा और उत्तर भारत के लोगों को देखिएगा या फिर दक्षिण भारत के लोगों को देखिएगा या फिर पश्चिम भारत के लोगों को देखिएगा तो आपको अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे। क्यों, ये मानव की प्रजातियां हैं अलग अलग। जब आप पढ़ोगे आप सांस्कृतिक भूगोल में तो आपको ऑस्ट्रलाइट, प्रोटो ऑस्ट्रलाइट, नार्डिक, भूमध्य सागरीय, ये सब मानव की प्रजातियां हैं। इस सब के बारे में आपको देखने को मिलेंगे। तब आप अंतर स्पष्ट कर पाइएगा कि हम लोग क्या है, मंगोलाइट के बारे में पढ़िएगा। ठीक है। अगला है चिकित्सा भूगोल। क्या है, चिकित्सा भूगोल।
अब जैसे मानव मानव बीमार पड़ जाता है तो इसको क्या चाहिए? दवा की चाहिए, मेडिसिन चाहिए, चाहिए ना? मेडिसिन कहाँ से आता है? कहीं न कहीं पेड़-पौधे से आता है। पेड़-पौधे से बनाया जाता है या फिर जो अलग-अलग केमिकल होते हैं उससे बनाया जाता है। जब हम लोग उस चीज़ों का अध्ययन करते हैं यानी चिकित्सा के बारे में तो उसको कहा जाता है चिकित्सा भूगोल। क्या कहा जाता है? चिकित्सा भूगोल। ये सारी चीज़ें जितने भी आपको शाखा बताई ये किसका था? तो मानव भूगोल का था। किसका था? मानव भूगोल। तो आप प्राकृतिक भूगोल यानी भौतिक भूगोल और क्या कहते हैं आपका ये मानव भूगोल इस दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं या दोनों के जितने भी सब टॉपिक हैं उसको आप इमेजिन कर सकते हैं। आप जब इस चीजों को पढ़ लीजिएगा तो आपको क्या करना है कि अपने आंख बंद करके और इस चीजों को एक एक करके सोचना है कि सबसे पहले ये नहीं कि पहले हम पूरा एक ही साथ में पढ़ दिए, नहीं, एक एक। सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए? चार तरह के फोल्डर यानी जैसे हम लोग कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हैं ना, ये फोल्डर में ये फाइल में ये चीज रहती है, तो उसी प्रकार पहला फोल्डर आपका बनना चाहिए कि भूगोल की प्रमुख शाखाएं। जैसे भूगोल की प्रमुख शाखाएं तो हम क्लिक करें यानी अपने माइंड में क्लिक करें तो मेरे माइंड में चार चार पार्ट बन जाना चाहिए। पहला भौतिक भूगोल, दूसरा सिद्धांत, तीसरा मानचित्र एवं सूचना और चौथा में मानव। अब जैसे हम इस चारों को माइंड में अपना मैपिंग कर लिए तो फिर भौतिक भूगोल पे आना, भौतिक भूगोल पे क्लिक किए अपने माइंड में, ठीक है। जैसे भौतिक भूगोल पर क्लिक किए तो ये पांचों पार्ट बन जाना चाहिए मेरे माइंड में। पहला भूआकृति विज्ञान, ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, खगोल विज्ञान, ठीक है। इस टाइप के यदि जब आप अच्छे तरीके से याद कीजिएगा तभी एग्जाम में आप लिख पाइएगा। और यहाँ से मानिए कि आपका एग्जाम का ये क्वेश्चन रेडी है। यदि आप इस चीजों को अच्छे तरीके से समझ में आपको आ गया होगा, ठीक ना, अच्छे तरीके से वीडियो यदि एक बार में चीजें आपको समझ में नहीं आती तो वीडियो को दोबारा देखें, ठीक ना। यदि आप इस चीजों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन 12 से 15 नंबर का क्लियर, ठीक है। अब आगे का जो आता है कि जब हम लोग मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों को मिला देते हैं, तो वो बनता है आपका जैव भूगोल। क्या बनता है? जैव भूगोल। इसी को हम लोग पारिस्थितिकी भूगोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी भूगोल भी कहते हैं। जब भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है? जैव भूगोल। और जैव भूगोल को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी भूगोल। किसी भी जगह का पारिस्थितिकी तंत्र होता है या तो प्राकृतिक या फिर मानवीय। लेकिन हम यदि ऑल ओवर बात करें पृथ्वी का, तो पृथ्वी पर से यदि हम मानव को हटा दें, एक अपने माइंड में इमेजिन कीजिएगा कि कुछ समय के लिए पृथ्वी पर से मानव को निकाल दीजिए, क्या जो सोना का खदान पड़ा है पृथ्वी पर उसका कोई उपयोग रहेगा? नहीं रहेगा ना, क्योंकि मानव ही नहीं रहेगा तो उसका उपयोग कौन करेगा। तो उसी प्रकार पृथ्वी यानी प्राकृतिक चीजें जितने भी आती या फिर हम बोल सकते हैं भौतिक भूगोल। अब प्राकृतिक चीजें हम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ये दोनों का जब हम लोग संयुक्त रूप से अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है जैव भूगोल यानी पारिस्थितिकी भूगोल। इसमें हम लोग बादल के बारे में पढ़ते हैं, जंतु के बारे में पढ़ते हैं और पारिस्थितिकी पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। तो आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि भूगोल की जो प्रमुख शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है और कौन कौन सी चीजें हम लोग को किस में पढ़ने होते हैं, ठीक है। यदि आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लें। पहले यहां तक का ले लें, ले लिए होंगे। अब आइए हम लोग कुछ नीचे जो पार्ट है आपका इसका ले लें, ठीक है। तो ये जितने भी चीजें आपकी रही, ये रही किसकी? भूगोल की प्रमुख शाखाएं की, ठीक है। तो आज का क्लास यही हम लोग वाइंड अप करते हैं। तो आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा? इस सेशन के बारे में कमेंट में अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से अपने ज्योग्राफी को समझें और पढ़ें तो आप एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप को इंस्टॉल करें, वहां से कोर्सेज को परचेज करें और मेरे द्वारा अपने ज्योग्राफी को एक नई दिशा में ले जाएं, मतलब दिशा में लेके जाएं और वहां से तैयारी को अच्छे तरीके से करें। तो यहीं पे क्लास को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।